जब हम बात करते हैं प्रोटिस्ट की तो हमारे दिमाग में सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और जिन एग्जाम्पल्स को जिन ग्रुप्स को हम प्रोटिस्ट के अंदर देखते हैं उन्हें हम क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूकेलियोनाइट, स्लाइमोल्ड, प्रोटोजोन के रूप में देखते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्रिसोफाइट क्या है तो आप बता सकोगे क्योंकि हम क्रिसोफाइट पर बातें कर चुके हैं। और क्रिसोफाइट के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं डायनोफ्लैजिलेट की। तो डायनोफ्लैजिलेट के बारे में जो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट के अंदर गिना जाता है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करता है, मींस ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करने की वजह से, और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट भी होते हैं ये, क्योंकि कुछ डायनोफ्लैजिलेट ऐसे भी हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, अपना भोजन स्वयं से निर्मित नहीं कर सकेंगे और दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे अपने जीवन यापन के लिए। क्लियर? तो दैट्स वाई हमने कह दिया कि डायनोफ्लैजिलेट रिप्रेजेंट मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्स मतलब ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। ट्रॉफ शब्द का मतलब होता है न्यूट्रिशन, इतना सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने पॉइंट्स आपको पता चल चुके हैं। मैरीन इनका हैबिटाट होता है, समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट आर मैरीन, सम डायनोफ्लैजिलेट मे प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अगला यह है पॉइंट कि फ्लैजिला है या नहीं। तो डायनोफ्लैजिलेट के पास नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो फ्लैजिला होते हैं। डाई का मतलब होता है टू यानी दो, और फ्लैजिलेट का मतलब होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला सेल की मेम्ब्रेन से निकला हुआ एक ऐसा विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मोटाइल बनाता है, गतिशील बनाता है। फ्लैजिला की अपनी खुद की कोई ताकत नहीं है, ये सिर्फ दिशा देता है, डायरेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स आपको आपके कैरियर के लिए एक दिशा दे देते हैं कि इस फील्ड में इस तरीके से, इस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ जाओ। बढ़ना आप ही को है, चलना आप ही को है, एमसीक्यू आप ही को लगाना है, थ्योरी आप ही को रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट आप ही को बनाना है। हम सिर्फ एक दिशा दे सकते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा, है ना। बात समझ गए? तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि फ्लैजिला जो होता है ये अपनी खुद की एनर्जी जनरेट करता है क्या? अपनी खुद की एनर्जी जनरेट करता होगा, लेकिन अगेंस्ट दी मूवमेंट, अगेंस्ट दी वाटर, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है पानी, उसके खिलाफ नहीं जा सकता ये। जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में एक ऑर्गेनिज्म फ्लैजिला की मदद से बढ़ पाएगा। फ्लैजिला केवल डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया। आप ऐसा समझ लो कि आपने एक नाव में चप्पू को फिट कर दिया, ठीक है। वो चप्पू उस नाव को एक दिशा दे रहा है। पानी जिस दिशा में बह रहा है, नाव भी उसी दिशा में फ्लोट करेगी, बहेगी, और उस चप्पू की मदद से सिर्फ एक दिशा मिल जाएगी कि हमें इस पर्टिकुलर साइट पर फ्लो करते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन निर्धारित करना है, ठीक है। तो आपसे किसी ने पूछा कि बताओ फ्लैजिला अगेंस्ट द वाटर मूवमेंट, अगेंस्ट द वाटर मूवमेंट या अगेंस्ट द वाटर फ्लो काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये सिर्फ दिशा निर्धारित करता है, डायरेक्शन डिसाइड करता है, और एक ऑर्गेनिज्म को फ्लैजिला की मदद से ही मोटिलिटी हासिल होती है। तो आपसे किसी ने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म को मोटिलिटी देने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। अगर सीलिया फ्लैजिला दोनों हैं तो आप बोथ कहोगे, लेकिन अगर आपको किसी ने ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली हेल्प इन मूवमेंट, तो ना आंसर आएगा फ्लैजिला, क्योंकि सीलिया के और भी बहुत सारे काम हैं। सीलिया मदद करता है फूड को गैदर करने में, सीलिया मदद करता है अटैचमेंट में, सीलिया मदद करता है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में,
ठीक, तो कहीं ना कहीं सीलिया के अपने रोल हैं, फ्लैजिला के अपने रोल हैं। आपसे किसी ने पूछा कि कौन मोटिलिटी देता है, तो आप फ्लैजिला पर अपना आंसर मार्क करोगे। क्लियर। अगली चीज़ ये है कि अगर डायनोफ्लैजिलेट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है, इसका मतलब उसके पास पिगमेंट होगी, उसके पास रंजक होंगे, उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगी, जैसे क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पिगमेंट है, अति आवश्यक पिगमेंट है, उसका नाम क्लोरोफिल ए है। तो अगर किसी ने पूछ लिया कितने प्रकार की क्लोरोफिल हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये क्लोरोफिल के प्रकार हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पिगमेंट कौन सी है? तो जवाब है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए जो है वो मुख्य पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है। याद हो गया। इसके अलावा क्लोरोफिल सी हो गई, बीटा कैरोटीन हो गई, ये मुख्य पिगमेंट नहीं है। ये क्लोरोफिल ए तक लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है और जो लाइट इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हुई है उसे आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इन पिगमेंट्स को एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। जिस भी प्राणी के पास क्लोरोफिल ए पाई जाएगी वो फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी दिखाएगा, फिर चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक डायनोफ्लैजिलेट हो, चाहे वो एक प्लांट हो। आई बात समझ में? तो क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस बात को आपने समझ लिया है ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इसके अलावा बीटा कैरोटीन की वजह से डायनोफ्लैजिलेट को या फिर इसके एग्जाम्पल्स जो हम पढ़ते हैं उनमें आपको रेड कलर का, येलो कलर का रंग दिखाई देगा। क्लियर। तो बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, ये सभी आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में एक डायनोफ्लैजिलेट के भीतर नज़र आ जाएंगी। क्लियर। इसके अलावा आपसे अगर कोई पूछे कि डायनोफ्लैजिलेट को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, डायनोफ्लैजिलेट अगर अपने ही जैसा दूसरा डायनोफ्लैजिलेट बनाना चाहता है, देखो इस प्रकृति का नियम है अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को निर्मित करने के लिए हर वो संभव प्रयास करो जो हो सके, ऐसा प्रकृति कहती है। प्रकृति ने कहा, हे मानव, तू बस दो काम कर। एक, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर। दूसरा, जितना भी भोजन इस धरती पर मौजूद है उसे खा। तीसरा, प्रजनन कर, जनसंख्या बढ़ा। ऐसा प्रकृति का नियम है, प्रकृति कहती है। ठीक है, लेकिन हम मानव तरक्की करना चाहते थे, हम मानव ऐशो आराम करना चाहते थे, हम मानव कई सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, हम मानव चांद पर पहुंचना चाहते थे। तो हमने अपने आप को विकसित किया, हमने अपने आप को इवॉल्व किया, हमने अपने आप को तरक्की की राहों में आगे बढ़ाने की कोशिश की, और आज हम इस उम्मीद में यहाँ बैठे हैं। ठीक है, समझ गए? है ना, तरक्की के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं, दूसरों से अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं। है ना, यहाँ पर आप अनुदान राशि तो देने आए नहीं हैं। यहाँ पर जो आप अनुदान राशि प्रदान कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे राशि प्रदान कर रहे हैं, उसके एवज में कुछ ले रहे हैं। है ना, तो कहने का जो मेरा मतलब है आपसे वो ये है कि कहीं ना कहीं हम सभी ने इवॉल्व किया है, इवोल्यूशन के फेज से हम लोग गुजरे हैं और आज भी गुजर रहे हैं, आगे भी गुजरेंगे। है ना, दिन ब दिन जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, बस इसी का नाम जिंदगी है, इवोल्यूशन है, विकास है। ठीक है, गुजर रही है जिंदगी बड़े नाजुक दौर से, मिलती नहीं तसल्ली तेरे सिवा किसी और से। ज़िंदगी की बात चल रही थी तो दिमाग में शायरी आ गई, मैंने कहा कह दूं। ठीक है, ये मैंने भी जो है अभी किसी से कही नहीं थी, मैंने कहा यहीं कह दूं। ठीक है, तो ये हो गए आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। रिप्रोडक्शन की परिभाषा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में लाता है,
इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही जैसे किसी दूसरे को इस दुनिया में लाना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आसान सी परिभाषा है। डायनोफ्लैजिलेट भी चाहता है कि उसके घर में भी किलकारी गूंजे, है ना, उसकी भी परंपरा आगे बढ़े, उसकी भी जो जनरेशन है वो आगे बढ़े, पीढ़ियाँ आगे बढ़े, वो भी आगे जो है अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म देखे, है ना। तो डायनोफ्लैजिलेट को अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, अलैंगिक प्रजनन करना है, तो वो क्या करेगा, वो सेल डिवीजन करेगा, अपनी बॉडी को फिशन की मदद से या किसी और प्रोसेस से वो ब्रेक कर लेगा, फ्रेगमेंटेशन से ब्रेक कर लेगा, नए ऑर्गेनिज्म बना लेगा। लेकिन अगर उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो वो दो प्रोसेस अपनाएगा, पहला आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी। आइसोगैमी में आइसो का मतलब होता है सेम और गैमी का मतलब होता है गैमेट। अगर एक ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल गैमेट का साइज सिमिलर है, मेल और फीमेल नर युग्मक और मादा युग्मक अगर समान आकार के हैं, एक जैसे हैं, तो उनको हम आइसोगैमीट कहते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आइसोगैमी कहा जाता है। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट का साइज सिमिलर है, ठीक है, आकार समान है, तो हम इसे कहेंगे आइसोगैमी। और अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साइज में अंतर है, हो सकता है मेल गैमेट बड़ा है, हो सकता है मेल गैमेट छोटा है, हो सकता है फीमेल गैमेट बड़ा है, हो सकता है फीमेल गैमेट छोटा है, तो अगर दोनों का साइज डिफरेंट है तो हम इसे एन आइसोगैमी कहेंगे, असमजात युग्मक कहेंगे, ठीक है, एन आइसोगैमी कहेंगे। एन आइसोगैमी में एक प्रकार आता है जिसे कहते हैं ऊगैमी। एन आइसोगैमी में एक टाइप आता है जिसे कहते हैं ऊगैमी। और ऊगैमी में जो फीमेल होती है, ऊगैमी में जो फीमेल गैमेट होता है वो हमेशा लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट जो होता है वो ऊगैमी के अंतर्गत स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। ये सवाल एग्जाम में ना जाने कितनी बार आ चुका है, एल्गे में भी और डायनोफ्लैजिलेट में भी। आगे बात समझ में? तो आपसे किसी ने कह दिया कि बताओ बताओ आइसोगैमी या समजाति युग्मक क्या है, तो आप कहना अगर मेल और फीमेल गैमेट नर तथा मादा युग्मक का आकार साइज सेम है, समान है, तो आइसोगैमी। और अगर मेल फीमेल गैमेट का जो साइज है वो डिफरेंट है तो हम कह देंगे उसको एनाइसोगैमी। क्लियर होगी बात? तो आइसो और एनाइसो दोनों चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगर कोई कहे कि एनाइसोगैमी क्या है, एनाइसोगैमी में क्या इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेल गैमेट हमेशा छोटा होगा, फीमेल गैमेट हमेशा बड़ा होगा? इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकते एनाइसोगैमी में। लेकिन अगर ऊगैमी कोई कह दे तो ऊगैमी में ये बात श्योर है कि फीमेल गैमेट हमेशा बड़ा रहेगा, नॉन मोटाइल रहेगा, आगतिशील रहेगा, फ्लैजिला की एब्सेंस की वजह से। मेल गैमेट हमेशा छोटा रहेगा और मोटाइल रहेगा। समझ गए? तो मेल गैमेट छोटा होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है। ऊगैमी में या एनाइसोगैमी में? ऊगैमी में मेनली ऐसा होगा। एनाइसोगैमी में हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि एनाइसोगैमी कहती है मेल गैमेट या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, एनाइसोगैमी कहती है फीमेल गैमेट या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, लेकिन इस बात को सुनिश्चित नहीं करती कि फीमेल गैमेट छोटा ही होगा। ऊगैमी इस बात को सुनिश्चित करती है, डिक्लेयर करती है कि मेल गैमेट हमेशा छोटा होगा, फीमेल गैमेट हमेशा बड़ा होगा, फीमेल गैमेट बड़ा होने की वजह से नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमेट छोटा होने की वजह से मोटाइल होगा, फ्लैजिला उसको मोटाइल बनाएगा और फ्लैजिला की गैर मौजूदगी उसको नॉन मोटाइल बनाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ऊगैमी के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर ऐसा सवाल आ जाए और कह दे कि फीमेल गैमेट बड़ा है और मोटाइल है, तो क्या सही बोल दोगे? नहीं बोलोगे। फीमेल गैमेट बड़ा है और नॉन मोटाइल है, ठीक है। जो साइज में बढ़ जाए, जो साइज में विशाल काय हो जाए, वो एक जगह बैठे रहना पसंद करेगा या बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पसंद करेगा? एक जगह बैठे रहना पसंद करेगा, ठीक है, मोटाइल, ठीक है। फीमेल गैमेट बड़ी है और नॉन मोटाइल है, आगतिशील है, ठीक है, आप उदाहरण के रूप में बाहर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और एक होता है, ठीक है, मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है, इसका भी उदाहरण आपको बाहर मिल जाएगा। तो आप वहाँ काउंटर पर ऊगैमी को देख सकते हैं। ऊगैमी का वास्तविक चित्रण आपको यहाँ से बाहर निकलकर दिखाई दे जाएगा अपनी निगाहों से,
ठीक है, समझ गए। तो आप अगर कोई पूछे कि ऊगैमी का उदाहरण बता दो तो आप बता देना VSC का रिसेप्शन काउंटर। ठीक है, बात समझ गए। तो फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल। समझ में आ गया, याद रहेगा। तो ऊगैमी, क्लियर। यही ऊगैमी का कॉन्सेप्ट आपको एल्गे में भी मिलेगा, और यही ऊगैमी रेड एल्गे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना समझाना था कि डायनोफ्लैजलेट आइसोगैमी और एनाइसोगैमी के जरिए अपने गैमेट को फर्टिलाइज करा के आगे चलकर एक जाइगोट बनवा सकता है। ठीक है, समझ गए। तो डायनोफ्लैजलेट है तो यूनिसेलुलर, है तो सिंगल साइड, लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी उसमें है। ठीक है, आइसोगैमी एनाइसोगैमी वो रिप्रेजेंट कर देता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें पूछी जाती है वो है रेड टाइड। रेड टाइड असल में लाल रंग की कई देर तक उठने वाली वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं। ठीक है, लहरें होती हैं, है ना। अगर हम दूसरे विज्ञान की नज़रों से देखें तो सन और मून के बीच की दूरी बढ़ने और घटने पर समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, और ये लहरें पेरिफेरल एरियाज की ओर आती हैं। इसी की वजह से कई बार समुद्र में तूफान भी आ जाता है ना। खूब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और जहाज़ जो है वो डूबने जैसा प्रतीत होने लगता है। ठीक, तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि जो समुद्र में लाल रंग की किरणें, लाल रंग की जो लहरें उत्पन्न होती हैं, वो डायनोफ्लैजलेट के गोनियोलैक्स नाम के एग्जाम्पल से होती हैं। गोनियोलैक्स इज ए मेंबर ऑफ डायनोफ्लैजलेट। गोनियोलैक्स उदाहरण है डायनोफ्लैजलेट का, सदस्य है डायनोफ्लैजलेट का। इसके पास ल्यूसीफेरिन नाम का पिगमेंट होता है। ये ल्यूसीफेरिन नाम का पिगमेंट केमिकली स्टेबल होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए ल्यूसीफरेज नाम के एंजाइम की मदद लेता है। ल्यूसीफरेज नाम का जैविक उत्प्रेरक यानी बायोकैटलिस्ट यानी एंजाइम ल्यूसीफेरिन में चेंज हो जाता है, और ये ल्यूसीफेरिन जो है, मेरा कहने का मतलब ये था कि ल्यूसीफेरिन पर काम करता है ल्यूसीफरेज, जिसकी वजह से ल्यूसीफेरिन रेड कलर के अपीयरेंस के रूप में नज़र आता है, और जितना भी डायनोफ्लैजलेट उस जगह पर होता है वो ल्यूसीफेरिन के ऑक्सीडेशन की वजह से रेड टाइड कॉज करता है, समुंदर में लाल रंग की लहरें उत्पन्न करता है। ठीक है, समझ गए। तो साथ ही साथ एक टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन। ये एक्योटिक ऑर्गेनिज्म की जान पर भारी पड़ता है, लाइफ पर काफ़ी हार्म कॉज करता है। ठीक है, तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि कौन सा वो टॉक्सिन है जो डायनोफ्लैजलेट के गोनियोलैक्स जो रेड टाइड कॉज करता है उसके द्वारा निकाला जाता है, तो आप कहोगे सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, इसके अलावा ल्यूसीफेरिन के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, जो आपको याद रखना है। ठीक, ल्यूसीफेरिन के ऑक्सीडेशन की वजह से जो रेड टाइड्स उत्पन्न हुए उसी को हम फायर एल्गे के नाम से जानते हैं। तो फायर एल्गे का फिनोमेनन कौन देता है? डायनोफ्लैजलेट देता है। ये बात आप याद कर लो, डायनोफ्लैजलेट। तो डायनोफ्लैजलेट जो है, डायनोफ्लैजलेट का गोनियोलैक्स रेड टाइड कॉज कराता है, याद रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको पता चल गई। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल इसमें रेड टाइड के ऊपर है, पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट को लेकर है। ये दो चीज़ों के इर्द गिर्द ही सवाल यहाँ घूमते हैं। इसके अलावा पता ये होना चाहिए कि डायनोफ्लैजलेट एक प्रोटिस्ट है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक है। डायनोफ्लैजलेट का एग्जाम्पल गोनियोलैक्स है। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो मुझे ऐसा लगता है कि डायनोफ्लैजलेट से आने वाला सवाल आपसे एग्जाम में बन जाएगा। ठीक, उम्मीद है डायनोफ्लैजलेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मन में कोई सवाल या कोई परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेज सकते हैं।